बहुत सारे साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन करने की कोशिश किया कि मेंटल हेल्थ क्या है। वो कहता है अगर पेरेंट्स ऐसे करते, अगर फ़लाँ ऐसा होता, अगर मैं फ़लाँ घर में पैदा होता, तो हम ये उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में तो है ही नहीं ना कि हमने कहाँ पैदा होना है, किस मज़हब में पैदा होना है, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे वालिदैन क्या कर रहे होंगे। ना ही हमारे बस में ये है कि मेरा इंतकाल कहाँ होगा। मेजॉरिटी ऑफ लोग यानी 99.999% के तो बस में नहीं है कि वो बता सकेंगे मेरा इंतकाल कैसे होगा, अनलेस मकबूल बावरी फैसला कर रहे कि आज ही वो अपने पटपटी पे बंदूक रख के तो पिस्तौल चला देगा, तो ठीक है, वो खुद फैसला कर सकता है जी भी मैंने 5 मिनट में मर जाना है। थैंक यू अगेन, वेरी गुड क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ क्या है और उसके चैलेंजेस क्या हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसके ऊपर बड़ी अच्छी मुझे भी आपने ये कुरेदा है कि यार इस पे ज़रा बातचीत करें, तो मुझे सवाल सुन के भी बहुत मज़ा आया। बहुत सारे साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन करने की कोशिश किया कि मेंटल हेल्थ क्या है। इमोशनल मैच्योरिटी या मेंटल हेल्थ क्या है। इमोशनल मैच्योरिटी या मेंटल हेल्थ हम इस बात को कहते हैं जिसमें हम अपने हालात से और अपने इर्द गिर्द लोगों से हम खुश हों और हम कंप्लेन ना कर रहे हों और हम एडजस्ट कर रहे हों, और उसके साथ साथ जो हमारी अपनी राय है और अपनी सोच है उसका भी ऐसे अंदाज में इजहार कर रहे हों कि लोग उससे सीख सकें और उसको एक्सेप्ट कर सकें, और उसमें लड़ाई हम ना कर रहे हों जबकि हम अपनी राय का इजहार करते हैं, और हम दूसरे की राय को सुनने के लिए तैयार हों, दूसरे की राय को हम एनालाइज करें और हम फड्डा ना डालने के तू गलत है मैं सही हूँ। तो ये एक मेंटल हेल्थ की निशानी है, यानी हम खुद भी खुश हैं और हम एडजस्टेड भी हैं और दूसरे लोग भी हमारे साथ खुश हैं और हम हारमोनियसली लाइफ की तरफ चल रहे हैं और हमारी मुस्तकबिल के बारे में जो राय है या उम्मीदें हैं वो मस्बत हैं। अब अगर ऐसा नहीं होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कामयाब नहीं है और मैं आगे जाके कामयाब नहीं हो सकता और मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, तो मेरे साथ वालिदैन ने अच्छा सलूक नहीं किया या मेरे टीचर्स ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जब नौकरी करने की बारी आई तो मेरे ताल्लुकात नहीं थे, तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। तो जब हम कंप्लेन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हालात से खुश नहीं हैं, और जब इंसान बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है तो उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, चूँकि मैं अच्छा नहीं हूँ तो उसका कोई ना कोई ज़िम्मेदार होना चाहिए, तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि मैं खुद भी अच्छा हो सकता हूँ। वो कहता है अगर पेरेंट्स ऐसे करते, अगर फ़लाँ ऐसा होता, अगर मैं फ़लाँ घर में पैदा होता, अगर मेरा मज़हब ये होता, अगर मेरा रंग ही ऐसा होता, और मेरी तालीम ये होती और मेरे बाप के पास भी गाड़ी होती जब मैं पैदा हुआ था, वगैरह वगैरह। तो हम ये उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में तो है ही नहीं ना कि हमने कहाँ पैदा होना है, किस मज़हब में पैदा होना है, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे वालिदैन क्या कर रहे होंगे। हमारे बस में तो ये, और ना ही हमारे बस में ये है कि मेरा इंतकाल कहाँ होगा और मैं कितनी उम्र में होगा और कैसे होगा और किस जगह होगा, वगैरह वगैरह। मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ लोग यानी 99.999% के तो बस में नहीं है कि वो बता सकेंगे मेरा इंतकाल कैसे होगा, अनलेस मकबूल बावरी फैसला कर रहे कि आज ही वो अपने पटपटी पे बंदूक रख के तो पिस्तौल चला देगा, तो ठीक है, वो खुद फैसला कर सकता है जी भी मैंने 5 मिनट में मर जाना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने कब मरना है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हमें पैदाइश का नहीं पता और दूसरा हमें इंतकाल का नहीं पता। इसको कहते हैं बी इज़ बर्थ एंड डी इज़ डेथ। इन बिटवीन एक सी आता है, और सी का मतलब है चॉइसेस। चॉइसेस से मुराद है कि हम जो खुद पसंद करते हैं, खुद जो करना चाहते हैं, वो हम अपनी ज़ात को इस्तेमाल करते हुए खुद फैसला करें कि हम क्या करें, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, और वो ख्वाहिशात पे अगर हम अमल करते हैं तो वही हमारे बस में और हमारे बस में नहीं है। अब हम ये फैसला कर सकते हैं, एक शख्स फैसला कर सकता है, अगर वो लगता है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता या वो जुस्तजू नहीं करना चाहता या वो कामयाब नहीं हो, उसने अपनी ज़ात के बारे में राय कायम कर ली है कि शायद वो कामयाब नहीं होगा, तो अगर ऐसा सोचता है तो फिर वो तलाश करता है कि ब्लेम मैं किसको करूँ, या रब को ब्लेम करूं, या मैं अपने वालिदैन को ब्लेम करूं, या अपनी सोसाइटी को ब्लेम करूं, या अपने टीचर्स को ब्लेम करूं, या मैं किसी ऐसे शख्स को ब्लेम करूं जिसने मेरी सिफारिश नहीं की या मुझे नंबर पूरे नहीं दिए। तो ये ब्लेम गेम जो हम शुरू करते हैं तो ये हमें मेंटल हेल्थ से दूर ले जाती है और हम अनहेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। कंप्लेन करने वाला शख्स जो है हमेशा अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी होगा। मेंटली हेल्दी से मुराद ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ जो कुछ मेरे पास है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है और मैं अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और कामयाबी ये नहीं है कि हम गाड़ी बंगला बहुत बड़ा हो, कामयाबी ये है कि लोग मेरी इज़्ज़त करें
और इज़्ज़त करना जो है, रिस्पेक्ट हासिल करना जो है, वो इस चीज़ से होती है, ना उम्र से होती है, ना दौलत से होती है, ना रुतबे से होती है। रिस्पेक्ट सिर्फ एक चीज़ से होती है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। मैं अगर लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँगा, बराबर सलूक कर रहा हूँगा, एहतराम कर रहा हूँगा, हौसला अफजाई कर रहा हूँगा, उनकी परेशानी होगी तो उनको अपना कंधा ऑफर कर दूंगा कि उसके ऊपर सर रख के रो लें, तो मैं रिस्पेक्ट अर्न कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट एंड लव दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि अर्न की जाती हैं। बेतहाशा लोग हैं जो कि काफ़ी अरसे से शादीशुदा हैं और साथ रहते हैं, मियाँ बीवी साथ रहते हैं, माशाल्लाह बच्चे भी साथ रहते हैं, लेकिन फील करते होंगे, मर्द हो या बीवी, मैं बात किसी की नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, वो हमेशा फील करते हैं कि मुझे प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, नहीं मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ कि मैंने दूसरों के लिए खुशियाँ पैदा करनी है, तो वो तो खुश होंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि यार मेरी शादी गलत जगह हो गई, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरी बीवी ठीक नहीं है, बच्चे कैसे गलत किस्म के मिल गए और ये भनमानस जैसे बच्चे हैं और ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, काश मेरी शादी कहीं और हुई होती, काश मेरा हस्बैंड कोई और होता, वगैरह वगैरह। तो हम कंप्लेन, जितना भी कंप्लेन करते रहेंगे उतना ही हमारी मैरिज या हमारे रिलेशनशिप ख़राब होते रहेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके जो बस में आप वो करें। तो मेरे बस में तो ये है कि मैंने अप्रिशिएट कैसे करना है, या मैंने तारीफ़ कैसे करनी है, या मैंने दिलासा कैसे देना है, या मैंने अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे शो करनी है, या मैंने दूसरे के जब फ्रस्ट्रेटेड है या परेशान है तो उसके जज्बात को जज्ब कैसे करना है, अपने आप को मैंने कैसे ऑफ़र करना है। मैं तो समझता हूँ कि मैन हैज़ बीन क्रिएटेड टू सर्व ह्यूमैनिटी। हमारा ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम जो मखलूक है खुदा की, उसकी हम किसी न किसी तरह खिदमत करें, उसको दिलासा दें उसकी। अब देखें, ईदी साहब के पास कुछ भी नहीं था, अपनी नातीना गाड़ियाँ थीं, ठीक है, आप कह सकते हैं हज़ारों एम्बुलेंसेस थी उनके पास, लाखों एम्बुलेंसेस थी, लेकिन उनकी ज़ाती गाड़ी कोई नहीं थी। इनके एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी हेलीकॉप्टर में नहीं, खुद नंगे पैर फिरते थे सड़कों के ऊपर और पैसे जमा करते थे मरीज़ों के लिए और यतीम बच्चों के लिए वगैरह वगैरह। तो ईदी साहब को बेतहाशा लोग जानते हैं, लेकिन और जितने जो बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, जिन्होंने बहुत घर बड़े बड़े बनाए या बड़े वज़ीर बने, हो सकता है लोग उनको अच्छी अल्फाज में याद भी ना करते हों। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो है वो अर्न की जाती है, और अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हम मेंटली भी हेल्दी होंगे। अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम डिप्रेशन में भी चले जाएंगे। तो मेंटल हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है कि आदमी हम अपने अंदर पुरसकून हो, हम गुफ्तगू कर सकें, हम अपने राय का इजहार कर सकें, लेकिन हम अपनी राय को हकीकत ना समझें, हम अपनी राय को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझें और उस राय को एक खुले अंदाज में जिक्र करें। ज़रूरी नहीं, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी जगह मुझे इत्तेफाक मिला कि मैं लीडरशिप रोल में हूँ किसी इंडस्ट्री में, तो मैं चूँकि बॉस हूँ, वहाँ लीडरशिप रोल में हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं लोगों को कहूँ कि काम कैसे करना है। तो मैंने तो काम किया ही नहीं है ना, मैंने तो गाड़ी रिपेयर ही नहीं कभी की, मैंने तो गाड़ी कभी असेंबल ही नहीं की। तो जो सालों से असेंबल करते आ रहे हैं उनको जाके अगर मैं कहूँगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बहुत मसले पैदा हो जाएंगे ना। उसका वो भी दिल में सोचेंगे यानी क्या पता है ये मुझे ऐसे बता रहा। लेकिन अगर मैं कहूँगा भाई आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, कोई और भी तरीका है इसको करने का, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे भी करें तो और भी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आप लोग माहिर है भाई आप बताएं, तो उनकी हौसला अफजाई भी होगी कि बॉस हमसे पूछ रहा है भाई आप माहिर हैं आप बताएं, और हम तब्दीली भी ला सकते हैं। तो जब हम कमज़ोर फील करते हैं अंदर से, तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपनी राय का इजहार गुस्से से करें और बहुत एरोगेंट तरीके से करें। लेकिन जब हम ऐसे आपको सिक्योर महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम अपनी राय का अंदाज़ जो है वो एक मुखलिसाना तरीके से कर सकें और वाकई उसको राय समझें, उसको हुक्म ना समझें। तो मैं समझता हूँ अगर इन चीज़ों पे हम अमल करना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, अपनी राय का इजहार मुस्बत अंदाज में करें और यकीन रखें कि इंशाल्लाह मैं पूरी मेहनत करूँगा और उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं ईमानदारी से काम करूँ। देखें एक और बात ये, अगर कहीं बंदा डंडी मार जाता है ना किसी काम में, चाहे स्कूल में मार गया, इम्तिहान किसी में डंडी मार ली और किसी काम में डंडी मार ली, तो किसी और को नहीं पता होता, ज़िंदगी में नहीं किसी को पता होता, वो सिर्फ उस बंदे को ही पता है। तो चूंकि उस बंदे को पता होता है तो वो उसको पता होता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, और अच्छा आदमी नहीं है तो फिर वो परेशानी में रहता है। तो मैं ये भी कह रहा हूँ, जब दूसरों को, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है कि अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। इसीलिए मेरे रब ने, मेरे दीन में तौबा का कॉन्सेप्ट है, रिपेंटेंस का कॉन्सेप्ट है, बाकी मज़ाहिब में भी रिपेंटेंस का कॉन्सेप्ट है। रिपेंटेंस का मतलब ये है कि हाँ जी मुझसे गलती कोताही हो गई है, मैं लेकिन एक अच्छा इंसान हूँ, जो मुझसे हुआ वो अच्छा नहीं था, चूँकि मैं अच्छा इंसान हूँ मैं आइंदा बहुत अच्छे बात काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए अपने आप को भी माफ़ करना, दरगुजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सोच के कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि गलती कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस गलती को अपनाना नहीं चाहता,
मैं उस गलती पे नादिम हूँ और मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह इस वजह से सब लोग मेंटली हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और मेंटल हेल्दी का मतलब ये है कि मेरी ज़ात जो है वो इज्तमाही ज़रूरियात से ज़्यादा अहम नहीं है। लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं, बारी सबकी आ जाएगी, लेकिन अगर बंदा एक कहता है कि नहीं मैं किसी तरह लाइन से हट के गुस्से में आके आगे वाली जाके जगह खड़ा हो जाऊं, तो वो सब लोग जो है वो लड़ाई करेंगे इस शख्स से। तो मेरा ख्याल है कि हमें या अगर आपका मसला है कोई, मिसाल के तौर पे अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप खड़ा ज़्यादा देर नहीं हो सके, तो आप इंसान इल्तिजा कर सकता है, आगे वाले बंदे से जा कह सकता है जी मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी जगह मैं आ जाऊँ, आपसे आगे आ जाऊँ। तो लोग खुराक दिली के साथ आपको इजाज़त दे देंगे, क्योंकि आपने एक इल्तिजा की, आपने एक अपनी रिक्वेस्ट की। क्योंकि उस जो आगे खड़ा हुआ है उसने भी उसकी उम्र ज़्यादा होनी है, वो ये भी सोचता है कि हाँ मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा तो लोग मुझे जगह दे देंगे। तो जगह दे भी देनी चाहिए, क्योंकि एहसास होना भी ज़रूरी है, अपना भी और दूसरे लोगों का भी। तो हम तो बाज़ औक़ात इसके ऑपोजिट करते हैं, जब ऑपोजिट करते हैं तो फिर नेचुरली हमारी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है।